अब मेरे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हैं, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि कुछ और ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे बच्चे एक बार बोर्ड को ध्यान से देखिए, और ये जो आंखें होती हैं, ये जो आंखें होती हैं, इसलिए देखने के लिए होती हैं, ठीक है, सुनते बेटा कानों से हैं, ठीक है, यहाँ देखने के लिए होती हैं, तो इनका इस्तेमाल करो आंखों का, और यहाँ देख के बताओ कि इंग्लिश में लिखी हुई है क्या। ठीक है, याद रखिए। चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई, ठीक है। जो बच्चे इसको नोट कर लेंगे वो आगे बढ़ेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, एक प्रशांत नाम का बच्चा है, वो कह रहा है कि सर साइमन कमीशन को अराउज क्यों किया जा रहा था, साइमन कमीशन को अगेंस्ट लोग क्यों थे। बेटा मैंने यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से बताया था, क्योंकि साइमन कमीशन जो था बेसिकली 1919 से शासन अंग्रेजों ने स्थापित किया था, उसका मूल्यांकन करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में सारे ही लोग अंग्रेज थे, मतलब भारत के लिए कानून भी अंग्रेज बनाए, भारत के लिए उसका मूल्यांकन भी अंग्रेज करें, उसकी रिपोर्ट भी अंग्रेज बनाए, और उस रिपोर्ट को चेक भी अंग्रेजी करें, और उस पर लागू काम भी करना वो भी अंग्रेजी करें। तो भारतीय क्या करेंगे, कुछ भी ना करेंगे, बस अपने को शासन चलाते हैं क्या। इसलिए लोगों ने इसको अपोज किया। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिसको मुझे इंग्लिश में बताना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा वर्ड लगता है कि वो क्या होता है, ठीक है, मैंने बता दिया था, इवैल्यूएट होता है बेटा, मूल्यांकन का मतलब इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना कि ये ठीक भी है या नहीं, ठीक है। गठन का मतलब होता है एस्टैब्लिश करना, फॉर्म करना, ठीक है। चलो, ब्लूप्रिंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभिक नींव लिखो बेटा, ब्लूप्रिंट को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक नींव, प्रारंभिक नींव। नोट हो गया, ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट को और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा विचार किया जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि किस चीज पे ज्यादा गौर, किस चीज पे ज्यादा दी जाएगी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे या फिर नेहरू रिपोर्ट पे। सर ज्यादा जो नाम दिया जाएगा, ज्यादा जो रिपोर्ट फोकस की जाएगी, वो फोकस की जाएगी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, क्योंकि नेहरू तो भारतीय है और भारतीय में दिमाग नहीं होता, ऐसा मानना था सभी ब्रिटिशर्स का। चीजें बहुत बदली। 1935 का अधिनियम आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का नाम भी क्या था, भारत शासन अधिनियम। यहीं से आप समझ लीजिए दिस वाज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, दिस वाज इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। ये क्या था, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट। सर इस एक्ट को भी इसलिए लेके आया गया था ताकि भारत में शासन व्यवस्था स्टेबल की जाए, शासन व्यवस्था स्टेबल की जाए, स्टेबल की जाए, स्टेबल का मतलब स्थिर की जाए। शासन व्यवस्था को स्थिर करने के लिए नेहरू ने डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को संविधान की भांति लेके आया गया। किसकी तरह लेके आया गया, संविधान की भांति लेके आया गया। संविधान की भांति मतलब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेके आया गया, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इसको लेके आया गया। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसे जी, सर इसके जब ये संविधान की भांति इसको लेके आया गया था, इसके अंदर 10, ठीक है, क्या थे, इसके अंदर 10 भाग थे, ठीक है, कितने थे बेटा, चेक करो इसको, इसके अंदर 14 भाग थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी, और 321 इसके अंदर, 321 इसके अंदर अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे। 321 क्या थे इसके अंदर, अनुच्छेद थे। इसको बोलते हैं शेड्यूल, अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, और भाग को बोलते हैं पार्ट्स, भाग को क्या बोलते हैं, पार्ट्स। चलिए क्लियर, चलिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यूपीएससी के अंदर हिंदी लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी दी जाती है। जी हाँ बिल्कुल, प्रायोरिटी हिंदी लैंग्वेज को दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, तो उनके हितों का हरण मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान से समझो। इस एक्ट को ऐसा कहा जाता है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्ट, ये सबसे बड़ा अधिनियम था। ये क्या था, सबसे बड़ा अधिनियम था, ये क्या था, सबसे बड़ा अधिनियम था, आने वाले अधिनियम में सबसे बड़ा अधिनियम था, अधिनियम था। इसके द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए। इन बदलावों के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रथम बदलाव इसके अंदर क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करना, द डायरकी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रोविंस हैज बीन एलिमिनेटेड, हैज बीन एलिमिनेटेड, ठीक है। प्रिंस बेटा, जो 8 अनुसूचियों की आप बात कर रहे हो, वो संविधान जो 1947 का संविधान है बेटा, जो 1949 में कंप्लीट हुआ था, वो है जो भारत का संविधान है मेरे बेटा। थोड़ा तो दिमाग लगा देखना है बेटा, जो इतना सा दिमाग ऊपर है बालों के नीचे, दिमाग के अंदर खोपड़ी में, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक द्वैध शासन को हम क्या बोलते हैं, डायरकी एक्ट, डायरकी एक्ट प्रोविंस एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, ठीक है, एलिमिनेट कर दी। ऐसा क्यों किया गया इन्होंने, क्योंकि बेटा ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, प्राथमिक द्वैध शासन को समाप्त कर, तो यहां से पता लगता है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी। सशक्त संघ की स्थापना करो, सशक्त संघ की स्थापना के लिए इन्होंने क्या किया, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, शासन की स्थापना कर दी, ठीक है। डायरकी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड एट सेंट्रल लेवल, लिख लेना इंग्लिश में, डायरकी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेंट्रल लेवल। तीसरा काम इसमें क्या किया गया, बड़ा ही ध्यान से, बहुत थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करना, क्या किया गया बेसिकली, कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें बनी। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1935 एक्ट से होती है, 1935 एक्ट से, क्लियर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, लेकिन ये फेडरल कोर्ट के नाम से हुई थी, फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल कोर्ट की जो स्थापना होती है वो किस आधार पर हुई थी और किस ईयर में हुई थी, सर ये 1935 एक्ट में हुई थी और ये 1937 में हुई थी, ठीक है, एक्ट 1937। फिर इसको सुप्रीम कोर्ट नाम कैसे मिला, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे बना, मेरे बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट जो बनता है, ये बनता है 28 जनवरी 1915, 28 जनवरी 1915 राष्ट्रीयकरण होने के बाद, क्लियर। संघीय को हिंदी में बोलते हैं, फेडरल को हिंदी में बोलते हैं संघीय, क्लियर। जो पहली बार इसके जज बने थे, ये 1937 में जब ये पहली बार एस्टैब्लिश हुआ था, इसके अंदर 3 लोग आपको देखने को मिलते हैं। कितने लोग इसमें देखने को मिलते हैं आपको, इसमें 3 लोग देखने को मिलते हैं एज अ जज, और जिसमें मुख्य जज थे दैट वाज मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर। जो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, इसमें जो प्रथम व्यक्ति आपको देखने को मिलते हैं दैट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, लिख लेना। इसके बाद पांचवा जो है पॉइंट इसमें आप देख लीजिए, पांचवा पॉइंट क्या है, इसी के द्वारा एफपीएससी की स्थापना हुई, एफपीएससी कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं, एफपीएससी की स्थापना। एफपीएससी क्या होता है, कल की क्लास देखना बेटा, पता लगेगा आपको, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। एफपीएससी की स्थापना होती है 1935 एक्ट से, ठीक है, और इसको भी नेशनलाइज किया गया था 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इसको यूपीएससी बना दिया गया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
और जो प्रथम व्यक्ति एसपीएससी में आपको देखने को मिले थे दैट वाज रॉसबर्गर, दैट वाज रॉसबर्गर। व्हाट इज आरबीआई? बेटा मैं यकीन मानना, जो बच्चा क्लास में ये पूछ रहा है ना कि आरबीआई का क्या मतलब है, बेटा फिर आपको तैयारी का कोई हक नहीं है, ठीक है। चलो आरबीआई का बना दिया गया, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो प्रथम व्यक्ति एसपीएससी में आपको देखने को मिले थे दैट वाज रॉसबर्गर, दैट वाज रॉसबर्गर। व्हाट इज आरबीआई? बेटा मैं यकीन मानना, जो बच्चा क्लास में ये पूछ रहा है ना कि आरबीआई का क्या मतलब है, बेटा फिर आपको तैयारी का कोई हक नहीं है, ठीक है। चलो आरबीआई का मतलब होता है रियल बच्चा ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब होता है रियल बच्चा ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो रियल बेवकूफ इंसान ये भी हो सकता है आरबीआई का मतलब, ठीक है। अपनी जेब में नोट निकाल के देख लो, उसके ऊपर भी आरबीआई लिखा हुआ है, जिसको कमाने के लिए आप नौकरी की तलाश करते हैं, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, वो नोट है आज की डेट में, वो आरबीआई के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का क्या है नाम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, दिल लबरेज हो गया मेरा। सर आरबीआई एक्ट तो 1934 को कहते हैं, आरबीआई की तो बात ही अलग है। बेटा कहानी अगर मैं बताने लग गया ना हर एक चीज की, तो दिमाग की दही हो जाएगी बेटा आपकी। आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरबीआई एक्ट की थी, जो 1934 में आया था। लेकिन ये 1934 एक्ट को जो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अंडर 1935 एक्ट किया गया था। ये आया था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आया बेटा इसी के अंदर, ठीक है। अजय चलिए, चलो चलिए चलिए, मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ, जो बच्चा नोट करने वाला नोट करे, बाकी बात को ध्यान दिया करो, ठीक है। मैं एक बच्चा क्लास में उसका नाम है प्रभाकर, वो कह रहा है मैं पहली बार मूल विधि की क्लास कर रहा हूँ, इस क्लास को कह रहा है वो, ठीक है। मजा आ गया, ठीक है। बेटा ये पॉलिटी की क्लास है, ये मूल विधि की क्लास नहीं है, चाटे लगा दूंगा, भाला फेंक के मार दूंगा, ये पॉलिटी की क्लास है, ठीक है। यार कैसी हरकतें करते हो यार, ठीक है। इसको देखिए आपने, ऐसे भी मेरे बच्चे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके अलावा और क्या किया गया इसके द्वारा? इसके अलावा दो चीजें और चाहिए। पहली चीज तो इसी एक्ट के आधार पर 1937 में, इसी एक्ट के आधार पर 1937 में म्यांमार यानी बर्मा, म्यांमार अर्थात बर्मा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग कर दिया गया, म्यांमार ने बर्मा को भारत से अलग किया। इसके पीछे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था? इसके पीछे ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि म्यांमार या बर्मा जो है, म्यांमार या बर्मा जो है, इसको हम अलग क्यों करें? उन्होंने कहा था कि वर्तमान में भारत को आवश्यकता है, वर्तमान में इंडिया को आवश्यकता है अलग प्रकार के नियम और कानूनों की, और म्यांमार को आवश्यकता है अलग प्रकार के नियम और कानून की। इस कारण से 1937 में इन्होंने म्यांमार या बर्मा को भारत से अलग कर दिया बाय द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1934। अरे दोबारा कहोगे, ठीक है, 1935, क्लियर। चलिए क्लियर, ठीक है। चलो क्लियर सी बात है, हाँ से क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। 1937 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट के अनुसार 1937 में सितंबर में पहली बार आम चुनाव हुए, पहली बार आम चुनाव, पहली बार आम चुनाव हुए, जिसमें भारतीय पार्टियां शामिल थी। जिसमें क्या थी? जिसमें भारतीय पार्टियां शामिल थी, भारतीय पार्टियां शामिल थी, पार्टियां शामिल थी, इसमें क्या थी? भारतीय पार्टियां शामिल थी, ठीक है। तो ये जो चुनाव होते हैं, ये कहाँ होते हैं सर? 11 प्रोविंसेस में होते हैं, 11 प्रांतों में होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, गधों की जैसी हरकतें मत करना बेटा। इसके अंदर जो है पार्टी कौन कौन सी थी? बहुत सारी पार्टी थी बेटा इसके अंदर। जो पार्टी आप वर्तमान में देखते थे पहले, मतलब 2019 से पहले जो पार्टी आप जम्मू कश्मीर में देखते थे, वो भी है, ठीक है। चलिए बेटा, इस एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलते मेरे बच्चे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। दूसरा डाउट एक बच्चे का जिसका नाम सपनेश है, क्या इस समय तक कोलकाता में बनी सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई थी? सपनेश, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आपकी दुआ से चल रहा है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है जीतवाना.7। उसमें मैंने हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट को 1.5 मिनट में बताया है। आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं क्लास में पहले ही बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। 11 प्रांत हैं जिसके अंदर से, जिसके अंदर से, ठीक है, क्या क्या हुआ था इसके अंदर से? ये हुआ था कि 6 ऐसे प्रांत थे जिसमें पूर्ण कांग्रेस आई, पूर्ण कांग्रेस आई, ठीक है। 2 ऐसे प्रांत थे जिसके अंदर गठबंधन कांग्रेस आई, गठबंधन कांग्रेस आई, और 3 ऐसे प्रांत थे जिसमें अन्य दल आई। अब आप ये समझ लीजिए कितना वर्चस्व उस समय कांग्रेस का हुआ करता था। अगर बात करें पूर्ण कांग्रेस कहां कहां पर आई थी, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। जहां पे गठबंधन आई थी वो समझिए असम, उत्तरी प्रांत क्षेत्र, उत्तरी प्रांत क्षेत्र। अन्य दल जो आए थे देख लो बेटा, सिंध, पंजाब, बंगाल। तीनों के अंदर उनकी बिंदी है जो अलग से आए थे, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है, सिर्फ मुझे देखा, तुमने बता दिया, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको बता दिया। चलिए चलिए चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे पूर्ण कांग्रेस आई थी। असम उत्तरी प्रांत, इसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड्री, उत्तरी सीमा प्रांत क्षेत्र था बेटा, सीमा लिख लेना इसमें, फिर आप कहोगे कुछ नहीं करते, लिखो उत्तरी सीमा प्रांत क्षेत्र था, ठीक है। नॉर्थ बाउंड्री प्रोविंस, बाउंड्री प्रोविंस, सिंध, सिंध में किसकी पार्टी आई थी? सिंध में आई थी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। पंजाब में आई थी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। बंगाल में आई थी प्रजाकृषक पार्टी, प्रजाकृषक पार्टी। कौन आई थी? प्रजाकृषक पार्टी आई थी, क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए। ये अलग अलग पार्टी आई थी। यूपीएससी का एग्जामिनेशन 2019 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि पंजाब के अंदर जो पार्टी आई थी 1937 इलेक्शन में, कौन सी आई थी? आप ध्यान से बताना, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी आई थी पंजाब में। आप इसे लिख लेंगे, हाँ सर हम इसे लिख लेंगे।
इसके अलावा किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, वरना नोट करो।